सनीफ साहब जुड़े हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है ब्लैक ऑटो कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन के। यानी ऑल ऑटो यूनियन अगर आ गया तो उसमें ब्लैक ऑटो भी है और इलेक्ट्रिक ऑटो भी है जो कि रिप्लेसमेंट है ब्लैक ऑटो की। यस। और एक व्यक्ति और भी है जो क्लेम कर रहा है कि मैं भी हूँ। होंगे तो अब हम बात करेंगे क्लियरली इनसे। हनीफ साहब जी, आपने कोर्ट में भी कंटेस्ट किया, इस एसोसिएशन ने आपको एथोराइज किया, आपने कोर्ट में भी कंटेस्ट किया केस, आपने लीगली कंटेस्ट किया है और मैंने अभी एक आर्डर देखा उसमें आपने स्टे भी लिया हुआ है कि ये जो आर्डर है इसको अपहोल्ड किया जाए। तब तक क्लेम किसी और ने ले लिया। उसके बावजूद क्या ये जो आपके पास अभी आर्डर आया है ये मुझे लग रहा है एज सिमिलर टू प्रीवियस आर्डर है जिसके लिए आपने कंटेस्ट करने गए थे कोर्ट में? क्या जो डिमांड्स ऑटो वालों की थी इसमें फुलफिल हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी इस दबी कुचली बरादरी की आवाज़ जो है वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेकर जाएंगे। एक और दूसरा ये कि समझता हूँ कि एलजी साहब के पास भी ये आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि एलजी साहब को यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी रेख और देख के लिए रखा है, रियासत की बेहतरी के लिए और रियासत की इकनॉमिक सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करने के लिए। और चौथी बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर हम गाड़ी की बात करते हैं ई ऑटो की, हमारी ब्लैक इंडस्ट्री जो है वो 50 साल से काम करती आई है। और सबसे आदाब, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सीनियर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम ग्रीन बेल्ट पार्क में खड़े हैं। हमारे साथ जो ये व्यक्ति आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये ब्लैक ऑटो यूनियन के प्रधान और उनके साथ बाकी जो भी इनकी एसोसिएशन के मेंबर हैं वो खड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री का ड्राइवर उसको घर से लेकर हॉस्पिटल तक जाता था लेकर। लेकिन सर, आप तो डोर टू डोर इस आर्डर के तहत डोर टू डोर ये सर्विस मिल ही नहीं सकती है। देखिए, ऐसा है, ये जो ई ऑटो है, ई ऑटो को जिस हिसाब से आज की एडमिनिस्ट्रेशन ने बांधने की कोशिश की है, तो हम समझते हैं समय रहते ये सारी बंदिशें टूट जाएंगी, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने ग्रीन कॉरिडोर का सपना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लेकर आए थे, जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्वीकार किया। और इसमें गरीबी सतह से नीचे रहने वाले व्यक्ति के लिए यह सपना था कि वो अपनी रोजी रोटी इससे कमाकर अपने गरीब बच्चों का पेट का पालन पोषण कर सके। लेकिन बड़े अफसोस से आज हमें कहना पड़ता है कि 4 साल से जुड़ता वक्त हो रहा है ई रिक्शा या ई ऑटो को मार्केट में आए हुए, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, किसी ने 10 गाड़ियाँ डाली हैं, किसी ने 20 गाड़ियाँ डाली। ये सेल्फ स्टाइल गाड़ी थी, जो आदमी निकालेगा वही चलाएगा। लेकिन आज इसके ऊपर भी पैसे वालों का कब्जा हो चुका है। ये मोदी जी का सपना पूरा नहीं होने दिया। उसमें हम समझते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां हैं कि अगर किसी जगह किसी ई ऑटो वाले को रोका जाता है, उसका लाइसेंस और उसकी आरसी, 2 डॉक्यूमेंट उसके चेक करने चाहिए। अगर इक्वल है तो जाइए। करने का तो हर किसी को अधिकार है डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये चीज़ आप बोल रहे हैं कि मोदी साहब का ग्रीन कॉरिडोर का सपना था। वैसे तो स्मार्ट सिटी के लिए ये गाड़ी थी, और किश्तवाड़, डोडा, रामबन या रजौरी तो स्मार्ट सिटी है ही नहीं। उन लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ खरीदी कि भाई हम जम्मू स्मार्ट सिटी में इसको चलाएंगे, उसको भी बैन करवा दिया। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन के अपने काम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जो चीज़ सूटेबल करेगी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। हाँ, जब एडमिनिस्ट्रेशन का कहना क्लियर है कि एसोसिएशन और ऑटो चालकों का, जम्मू के ऑटो चालकों का हम पे दबाव था कि हमारा रोजगार इससे मारा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जो ऑनलाइन 17 ऐप है, कैब करो के नाम से, ओला, उबर, रैपिडो, जिसमें कमर्शियल गाड़ियाँ, जिन्हें कमर्शियल नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ नहीं चल रही, प्राइवेट व्हीकल चल रहे हैं, उससे किसी ऑटो वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 200 गाड़ियाँ या 400 गाड़ियाँ होंगी, इतनी संख्या होगी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, और वो उन्हीं गरीब लोगों ने जिनकी आपने अभी बात करी है, अभी बात करी कि ये गरीब तबके के लिए है। मैं भी एक मास्टर्स डिग्री करके जम्मू यूनिवर्सिटी से हूँ और खुद ऑटो चालक भी हूँ। मैं भी ऑटो चलाता हूँ क्योंकि मेरा भी रोजगार नहीं है। अब आप बताएं कि ये ग्रीन कॉरिडोर का सपना मोदी साहब का पूरा हो रहा है या ऐसे?
हाँ, और इससे क्यों नहीं दिक्कत है? ये जो ऑनलाइन रैपिडो चल रही है, कमर्शियल व्हीकल नहीं चल रहे, और उसमें रेट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना तो इलेक्ट्रिक ऑटो का रेट है, और जो ऐप वाले रेट दे रहे हैं वो कैसे इनलीगली चल रहे हैं, उनको आरटीओ को ये नुकसान, ये एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं या डीसी साहब? देखिए, सबसे पहला आपका प्रश्न ये है कि 200 गाड़ियां जो अदर डिस्ट्रिक्ट की थी उनके लिए यहाँ के ऑटो वालों ने या ऑटो यूनियंस ने ऑब्जेक्शन लगाई है। तो मैं सरकार का कहना प्रेशराइज किया हमें कि हाँ, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ कि हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था 3 साल पहले कि आप पहले गाड़ियों की कैपिंग कर दीजिए। हमारी बात वो क्यों नहीं मानी एडमिनिस्ट्रेशन ने? हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था कि ये जो गाड़ियों की सब्सिडी है ये ड्राइवरों और ऑनर्स के खाते में जानी चाहिए। वो हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं मानी? हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था कि आप आरसीज चेक कीजिए और लाइसेंस चेक कीजिए, जिसके नाम की गाड़ी है ये सेल्फ स्टाइल गाड़ी वही चलाएगा। वो बात हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं मानी? क्या इतने सोल्यूशन हमने गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को दिए, वो हमारे पसंद नहीं आए, तो ये कैसे पसंद आ गया हमारा एक सोल्यूशन? अच्छा, अब एक और बात, ये जो ऑर्डर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं जनाब। पहले कहा कमिश्नर साहब ने मीडिया में आकर कि जो ये ई रिक्शा है ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है, यानी जहां मेटाडोर का खत्म हो जाता है, बस का खत्म हो जाता है, वहां से आगे ई रिक्शा चलेगा। ई ऑटो की बात कही कि जो नीले वाला ऑटो है इसको अभी हम होल्ड रख रहे हैं, इसके ये नहीं है, और फेयर चार्जेस 10 रुपये पर किलोमीटर पर सवारी नहीं पर ऑटो निकालें। फिर वो ऑर्डर भी रुक गया क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया जो ये रिसेंटली आया, जिसको आपने कोर्ट में स्टे लिया है। वो ऑर्डर आया कि ऑर्डर में ये मेंशन था कि ई ऑटो और ई रिक्शा जो है ये अब सिटी में और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे नहीं चलेंगे, बैन होगा। उसके बाद 1-2 प्रोटेस्ट हुए। 1-2 प्रोटेस्ट होने के बाद आरटीओ साहब वहाँ खुद आए, ट्रैफिक एसएसपी साहब वहाँ पे खुद आए। उसके बाद वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो रोना धोना पब्लिक डोमेन में था वो भूल गए। आज ई ऑटो और ई रिक्शा एक ही श्रेणी में है और जोन में उनमें नंबर प्लेटें लगेंगी। ये साजिश कहाँ से, कौन सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो ये जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती है और ऑटो वालों को पता ही नहीं होता है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन, मैं समझता हूँ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये खुद के फैसले एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। अगर आप ऑटो यूनियनों की बात करते हैं तो ऑटो यूनियंस जो हैं उनको इनवाइट नहीं किया जाता समय रहते, उनको लास्ट में बुलाया जाता है। जब इसका फैसला सुनाना होता है उस वक्त ऑटो यूनियंस को बुलाया जाता है और उनको फैसला सुना दिया जाता है। बस आपका कोई वहाँ पे सिग्नेचर, कोई इस डिमांड में कोई लेटर मेमोरेंडम नहीं गया है? नहीं, हमारा कोई मेमोरेंडम नहीं गया है, इस सिलसिले में नहीं गया है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हो। उसमें हमें बुलाया ही नहीं है। हमें लास्ट में बुलाया गया जब उन्होंने फैसला सुनाना था। उन्होंने कहा कि हमारा ये फैसला है और आप इसको थोपा जा रहा है। इनका क्लियर कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कानून पास करती है और कोई भी लॉ बनाती है, कोई स्टैट्यूटरी रूल बनाती है, उसके लिए जिस व्यक्ति पे ये थोपना है उसको उसका कंसेंट जरूरी नहीं होता है, लेकिन लास्ट में सिर्फ बताना हमने आप पे थोपना है। तो उससे हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप कहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। वो रूल इम्पोज करने जा रहे हैं, ये रूल जो है ऑटो चालकों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। लेकिन ऑटो चालकों का और उनकी यूनियन का भी क्लियरली कहना है कि इसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है, कोई भी फायदा नहीं है। पास हुआ है 1-2 दिन पहले, जिसमें डीसी साहब ने ये स्टेटमेंट पास की कि हमने सारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेकर ये ऑर्डर पास किया है। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या इनसे जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बैन किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, जो ई ऑटो यानी इलेक्ट्रिक ऑटो और उसके साथ इलेक्ट्रिक रिक्शा जो ई रिक्शा की श्रेणी में आते हैं उनको सिमिलर श्रेणी में डाल दिया है। अगर ई रिक्शा की बात करेंगे कि क्या कानूनी ऐसी त्रुटियां हैं जिस वजह से ये अफेक्टेड हो रहे हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनके प्रधान हैं संजय सेठी जी हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करेंगे। जनाब, क्या कहना है आपका जो ऑर्डर आया है? देखिए सर, हमारा सबसे पहले ये कहना है, हम इस लाइन में कम से कम 15-16 साल से हैं, 18 साल से हैं, और हमारे पास सबसे पहले ब्लैक ऑटो थे जिनको गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करवाया, उनको हमने कंडेम किया
और उस कानून को भी हमने सिर आंखों पे लिया और उसको हमने कंडेम किया और हमारा वहाँ पे जो जितना भी लॉस था, जितनी जमा पूंजी थी, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद अब हमें इसमें कन्वर्ट किया ई इलेक्ट्रिक ऑटो में। इसमें भी हमारे जो है हमारे ऊपर बैंक का दबाव है, बैंक का कर्जा है और आज मैनेजमेंट फिर से बार बार 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद दोबारा हमें टार्चर करती है और टार्चर करने की वजह से हम लोग डिप्रेशन में आ गए हैं और हम यहाँ तक तंग आ गए हैं कि हम अपने परिवार कैसे चलाएं। हमें हमेशा रोडों पे उतरने के सर मैं टोकना चाहूँगा आपको। आपने कहा कि हम अपने परिवार कैसे चलाएं, लेकिन डीसी साहब की स्टेटमेंट ये है कि इससे जम्मू के जितने भी ऑटो चालक हैं उनका फ़ायदा होगा। और मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर डीसी साहब कह रहे हैं कि जोन में बंटने से आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको कैसी दिक्कत आ रही है कि आपको लग रहा है कि हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान होगा? आपको नुकसान क्या है वो बताइए। सर मैं तो ये कहूँगा आपसे कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहिए या डीसी साहब से कहिए या कमिश्नर साहब से कहिए, एक दिन का किराया मैं उनसे नहीं लूँगा, मैं अपने बच्चों को जहर दे दूँगा, एक दिन खाना नहीं खिलाऊँगा। उनको बोले मेरे ऑटो में बैठे और मैं उनको अपने जोन में घुमाता हूँ, ज़रा वहाँ से कितनी इनकम आती है, जितनी इनकम आएगी वो साथ में ले जाएं और हमारे परिवार का भला करें। लेकिन जोन में सर मैं कह रहा हूँ कि आपका जोन कौन सा है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? वो दिक्कत जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं बोलेंगे अपने मुंह से तो उनको कैसे पता? सर हम तो हाईवे पे रहते हैं, हमने तो हाईवे पे भी जाना है, हमने तो अंदर भी जाना है, बाहर भी जाना है। सर कहाँ रहते हैं सर आप? मैं सिद्रा से हूँ सर। हम तो हाईवे के साथ कनेक्टेड है। अगर सिटी जाना है तो वाया हाईवे जाना है, मैंने बख्शी नगर जाना है, हॉस्पिटल जाना है तो वाया वहाँ से जाना है, जीएमसी जाना है तो हाईवे को टच करना है। मैंने कहीं भी जाना हाईवे को सर टच करना है। ये हमारे पे जुल्म है और इस जुल्म को हम बहुत बर्दाश्त किए आज तक। क्यों हमारा काला ऑटो भी कंडम कर। लेकिन सर अब हाईवे में क्रॉसिंग तो दी है आपको क्रॉसिंग अम्फला में मिली है, कजवानी में मिली है, यहाँ भी मिली है, क्या बोलते हैं एशिया होटल के पास भी मिली है, लेकिन सिदरा से आप कैसे क्रॉस डायरेक्ट उधर करेंगे? ये समस्या है। आप देखो हमारी समस्या ही समस्या है सर। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट ने इन गाड़ियों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना था जम्मू में। अगर इम्प्लीमेंट किया तो हमें रास्ते भी चाहिए सर। अगर इन्होंने हमारे ऊपर ये गाड़ियाँ ला के थोप दी हैं, हमारे काले ऑटो कंडम किए, अब हमें हमारे रास्ते बता रहे हैं, हमें नंबर प्लेटों के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। इन्होंने पहले बताना था सर, अगर मेरे बस में होता मैं गाड़ी निकालता, नहीं होता मैं कोई और मजदूरी कर लेता सर। मुझे इस कर्जे के नीचे नहीं फंसाना था जहां मैं खुद परेशान हूं, मेरा परिवार परेशान है, मेरे बच्चे परेशान हैं। हम तो खुदकशी करने पे आ गए हैं सर। रोज सुबह से शाम तक यही सोचते हैं मेरा रूट कौन सा है, कल को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जिम्मेवार है? देखिए इनका क्लियर कहना है कि ये जो एल्यूजन क्रिएट किया गया है डीसी साहब की तरफ से कि अगर जो सिदरा में रहता है वो हाईवे कहाँ से क्रॉस करेगा, कौन से क्रॉसिंग पॉइंट से वो कहीं सिटी में एंटर करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने जाना है तो वो मजबूर हॉस्पिटल जाने वाला ही ऑटो में बैठेगा। किसी का एग्ज़ाम होगा तो उसने एग्ज़ाम देने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा, तो सिदरा में तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है ही नहीं। तो इस व्यक्ति का कहना जो है बड़ा क्लियर कहना है कि मेरा लाइवलीहुड मत छीनिए मुझसे। अब हमारे साथ अगले मेहमान जो जुड़े हैं वो संजय सेठी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनके यूनियन के प्रधान भी हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्यों आए हैं आज यहाँ पे? जी देखिए ऐसा है कि जैसे कि कल प्रिंट मीडियाज़ में या सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि कल डीसी साहब के साथ एसएसपी जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक और उनका पूरा जो ट्रांसपोर्ट का जो डिपार्टमेंट था वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो उनका उनको जो उन्होंने कल हमारी जो मीटिंग की है वो इसके अकॉर्डिंग पे थी कि जो इन्होंने जो 2 दिन पहले जो ऑर्डर पास किया था आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का गाड़ियों का, इनको जम्मू सीट। आपकी डिमांड थी? नहीं, बिल्कुल हमारी डिमांड बिल्कुल नहीं थी। तो कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल तो किया हमने। सर आप तो प्रधान है, आप कैसे इस्तेमाल होगी? देखिए इस्तेमाल होना, देखो प्रधान हूँ। देखिए सर ऐसा होता है, मैं प्रधान हूँ जम्मू एंड कश्मीर ऑल यूनियन का प्रधान हूँ मैं, ब्लैक ऑटो, ब्लैक एंड इलेक्ट्रिक ऑटो का। ठीक है जी। और आजकल आपको पता है कि जो क्या आप क्लेम कर रहे हैं आप ब्लैक ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो के प्रधान हैं। जी बिल्कुल। लेकिन गौरव कपूर साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो भी प्रधान है। वो किस चीज़ के? सर देखिए ऐसा है, जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन वो यूनियन जो है रजिस्टर्ड यूनियन है। मैं मानता हूँ उस चीज को सर। मैं सिर्फ ये क्लियर कह रहा हूँ कि एक ही ऑटो यूनियन के 2 प्रधान हो सकते हैं क्या? सर आप पहले मेरी बात को कंप्लीट होने दें। जी। मैं आपका जवाब जो है आपके क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा। मैं जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन का ब्लैक एंड इलेक्ट्रिक ऑटो का प्रधान हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जो है ब्लैक ऑटो की थी। ठीक है जी। हमारी 50 साल पुरानी इंडस्ट्री थी जो सरकार की गंदी नीतियों से, या गंदी नीति समझ लीजिए कि उन्होंने
काले आटे को खत्म करने के खत्म किया उन्होंने। और नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका क्लीन कॉरिडोर का एक सपना था कि इलेक्ट्रिक ऑटो को लाके पोल्यूशन फ्री करेंगे, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था। तो हमने उनको आत्मनिर्भर करें। जी हाँ बिल्कुल, जो बेरोजगार थे, जो आत्मनिर्भर थे, जो बल्कि बिल्कुल गरीब तबके से, ये उनके लिए सब्सिडी थी, सब्सिडी के तौर पे ये ऑटो लाए थे। पर सवाल ये बनता है कि अगर उन तक ये अगर ये होती तो शायद आज ये समस्या नहीं खड़ी होती। समस्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लाई थी वो मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ये गरीब तबके के लिए थी, पर गरीब तबकों के तक तो ये योजना पहुंची नहीं। और योजना को इस अपडेट के लिए जुड़े रहिए मोहम्मद खालिद के साथ। धन्यवाद।